हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचईएससी हुआ करता था पहले, अभी ये नया आयोग बन गया है मार्च 2024 में। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको। 55 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 56 अभी डिस्कस करेंगे। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा study247.in, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट and the archaeological department was established during the tenure of which viceroy of India? क्वेश्चन में पूछा है कि एक तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट और दूसरा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन दोनों की स्थापना कौन से वायसराय के कार्यकाल में हुई है? इनकी ये एस्टेब्लिश किए गए थे लॉर्ड कर्जन के टेन्योर में। लॉर्ड कर्जन 1899 से और 1905 तक ये वायसराय रहे हैं। इनके टाइम पे ही एक तो एक करेंसी एक्ट आया था, इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899 का था वो। दूसरा लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 है, ये भी इन्हीं के टाइम पे आया था। इसको कर्जन का एक ब्लंडर माना जाता है, कहा जाता है इट वाज द ब्लंडर ऑफ कर्जन, जो 1905 का बंगाल विभाजन था उसको। 1905 का जो बंगाल का विभाजन था, अक्टूबर 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, तो ये ब्लंडर माना जाता है कर्जन का। कॉमर्स और जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसकी वो भी इन्हीं के लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही स्थापना हुई थी। और ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी इन्हीं के टाइम पे बना है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समन्ड इन लंदन इन 1930 बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस टू डिस्कस। ये जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ है, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला गोलमेज सम्मेलन कहां पे? लंदन में हुआ 1930 में। इसमें ब्रिटिशर्स और अलग अलग दलों से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे, इंडियंस थे। वो किस चीज को डिस्कस करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखिए, पहला जो गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 में, इसमें कांग्रेस ने इसको बायकॉट किया था। मुस्लिम लीग की तरफ से इसमें मोहम्मद अली जिन्ना थे, आगा खान थे, और हिंदू महासभा की तरफ से इसको रिप्रेजेंट किया था मूंजे, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। इसके अलावा जो डिप्रेस्ड क्लास है उसकी तरफ से डॉक्टर अंबेडकर थे, BR अंबेडकर। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो प्रिंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके तरफ से जो हैदराबाद के और मैसूर के दीवान थे, वो इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इस कॉन्फ्रेंस का कोई रिजल्ट नहीं निकला था। तो इसमें डिस्कस किया गया था, साइमन कमीशन रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये इनमें से जो पेयर दे रखे हैं, इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है? इधर कुछ पेपर, जर्नल, बुक्स दे रखे हैं, और इधर उनका फाउंडर कौन है, ऑथर कौन है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच कर रहा है, सही मैच नहीं कर रहा, ये पूछा गया है। महात्मा गांधी, यंग इंडिया, हरिजन एंड इंडियन ओपिनियन, ये बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी के ही थे यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, ये न्यूज़पेपर गांधी के ही थे। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, ये सही मैच कर रहा है। इसके अलावा आप देखिए दादा भाई नारोजी का, ये पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दादा भाई नारोजी का पोवर्टी एंड इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
ये भी सही है। लाला लाजपत राय द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल है, ये लाला लाजपत राय का से संबंधित नहीं है। इंडियन स्ट्रगल किसका था? ये सुभाष चंद्र बोस का था। किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था इंडियन स्ट्रगल। लाला लाजपत राय और एक्चुअली जो इंडियन स्ट्रगल है, द इंडियन स्ट्रगल, ये ऑटोबायोग्राफी है सुभाष चंद्र बोस की, और इंडियन स्ट्रगल ये इन्हीं की है। लाला लाजपत राय की बात करें तो इनका है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, डी इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये सही मैच नहीं कर रहा है। इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। अगर इसके अलावा भी हम चर्चा करें तो जैसे इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम ये किसका है? मौलाना अबुल कलाम आजाद का था ये इंडिया विंस फ्रीडम। या फिर वाई आई एम एन एथिस्ट, ये भगत सिंह का है। या फिर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आरसी दत्ता का है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 रिड्यूस्ड द वोटिंग एज ऑफ 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, संविधान का कौन सा संशोधन है जिसने ये 1988 का ये एक्ट था जिसने 21 साल से 18 साल कर दी थी वोटिंग एज घटा के, और 21 साल हुआ करती थी पहले। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 1988 में, 1988 में, इसमें 21 से घटा के 18 साल कर दी थी। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? ये 1988 का 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें वोटिंग एज 21 से घटा के और 18 साल कर दी गई थी। न्यू स्टेट्स एंड यूटीज क्रिएटेड आफ्टर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए, ये जो नया स्टेट या यूटीज क्रिएट किए गए हैं कब? एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, उसके बाद से नए स्टेट, नए यूनियन टेरिटरीज बने हैं। अब कौन कौन किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बना है वो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। जैसे 1956 के बाद में पहले कौन बना, फिर उसके बाद में कौन बना, फिर उसके बाद में, ये क्रोनोलॉजी है पहले से बाद में। नागालैंड है तो नागालैंड कब बना है? नागालैंड की बात करें तो ये 1963 में बना था। एक एक्ट आया था द स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट, नागालैंड के लिए द स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट आया था 1962 का, और उसके बाद में नागालैंड बना था 1963 में, 1963 में बना था। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा है, ये हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब, ये तीनों पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1966 का, 1966 का पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, और उसी के तहत हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब को ये रीऑर्गेनाइज किया गया था 1966 में। महाराष्ट्र का देखें, महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों 1960 में बने हैं। एक एक्ट आया था बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1960 का, 1960 का, और उसी के तहत महाराष्ट्र और गुजरात बने थे स्टेट। पुडुचेरी का देख लें तो पुडुचेरी का ये 14वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया था संविधान में, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1962 का, और उसी के तहत 1962 में पुडुचेरी बना है। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात, तो सबसे पहला ऑप्शन आना चाहिए महाराष्ट्र 1960, तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि एक इसी में पहले महाराष्ट्र दे रखा है। आगे डिटेल में देखते हैं तो पुडुचेरी बना है 1962 में, इसके बाद में नागालैंड कब बना है 1963 में, हरियाणा 1966 में। सी ये इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप, इससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, और आपको टेस्ट सीरीज में जो मटेरियल मिलता है उसको आप पढ़िए, उसका रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए, ये सफिशिएंट रहेगा हमारे लिए। पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स, अल्टर द एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट बाय ए लॉ पास्ड बाय।
पार्लियामेंट कोई नया राज्य बना सकती है, किसी को एरिया कम ज्यादा कर सकती है, बाउंड्री और एरिया, और किसी का नाम भी, कोई जो पहले से स्टेट है उसका नाम भी चेंज कर सकती है। ये संसद के पास अधिकार है। ये अधिकार अभी पास करने के लिए पार्लियामेंट को कोई नया स्टेट बनाना है या किसी राज्य का एरिया कम ज्यादा करना है या उसका नाम चेंज करना है तो एक बिल लाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। अब उसको बिल को पास करवाने के लिए किस तरह की मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट को, तो इसके लिए मेजोरिटी चाहिए सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से भी ये कर सकते हैं। और सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो मेंबर प्रेजेंट हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसमें हाउस की जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल उस दिन कितने प्रेजेंट हैं, उनका 50% से ज्यादा होना चाहिए। तो सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और इसमें जो एब्सटेन करते हैं ना, जैसे कुछ लोग हैं वहां पे मौजूद, प्रेजेंट हैं लेकिन वो वोट नहीं कर रहे, एब्सटेन कर रहे हैं, चले गए, वो एब्सटेन कर दिया उन्होंने, उसमें भाग नहीं लिया, तो उनकी काउंटिंग नहीं होती है सिंपल मेजोरिटी में। तो ये ध्यान रखना है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और इसमें जो मेंबर एब्सटेन करते हैं वो एक्सक्लूड होते हैं, उनको काउंट नहीं किया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी की कई जगह डेफिनेशन दे रखी है, कई जगह डेफिनेशन दे रखी है। एक डेफिनेशन है इसकी आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 क्या कहता है सिंपल स्पेशल मेजोरिटी के बारे में, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। जो हाउस है उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल उसकी जो स्ट्रेंथ है उसका 2/3, 2/3, ये आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग स्पेशल मेजोरिटी की डेफिनेशन है। दूसरी इसकी एक डेफिनेशन और दे रखी है और वो दे रखी है आर्टिकल 249 में। आर्टिकल 249 में दे रखी है। आर्टिकल 249 कहता है कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। आर्टिकल 61 तो क्या कहता है, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। आर्टिकल 249 क्या कहता है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो मेंबर उस दिन हाउस में हैं उनके 2/3, जो प्रेजेंट हैं वोट कर रहे हैं उनका 2/3। और ये आर्टिकल 61 कहता है कि टोटल स्ट्रेंथ का 2/3। दोनों को समझिएगा आप। एक और आर्टिकल है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में डेफिनेशन दे रखी है इसकी, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट वोटिंग एज वेल एज मेजोरिटी शुड बी एब्सोल्यूट ऑफ द हाउस। तो ये ध्यान रखना आपको, जो 2/3 मेंबर है हाउस में वो प्रेजेंट होने चाहिए, वो वोट करने चाहिए, और मेजोरिटी है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है इसमें जो सिंपल मेजोरिटी है उसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या फर्क है। सिंपल मेजोरिटी में तो जो एब्सटेन करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको काउंट नहीं किया जाता है। मोर देन 50% जो मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये सिंपल मेजोरिटी है। और एक्सक्लूड कर दिया जाता है जो मेंबर एब्सटेन करते हैं, भाग नहीं लेते। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर इंक्लूडिंग एब्सटेनिंग मेंबर्स। जो मेंबर एब्सटेन कर रहे हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, कि जो भाग नहीं लिए उनको भी इंक्लूड करके, और फिर मोर देन 50% होना चाहिए, वो होता है एब्सोल्यूट। और इसमें नॉर्मल 50% से ज्यादा हो, बस जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो वोट नहीं कर रहे, एब्सटेन कर गए, जो प्रेजेंट है वहां पे लेकिन वोट नहीं किया, उनको भी काउंट किया जाता है। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी में जो टोटल जो स्ट्रेंथ है हाउस की उसका 50% से ज्यादा होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब जो टोटल हाउस की स्ट्रेंथ है उसका मोर देन 50%, ये इफेक्टिव। तो अगर कोई राज्य है उसका एरिया बदलना हो, नाम बदलना हो, तो पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से एक बिल पास करके कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स। देखिए कुछ होते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, कुछ को कहा गया है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, और कुछ को कहा गया है वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स।
तो ये कौन से हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एक वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स टू प्रिजर्व, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्व करना भी वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स में ही कंसिडर किया गया है। इंटरनेशनल पीस एंड एमिटी, ये भी दुनिया भर में शांति, ये भी वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल में ही काउंट किया गया है, जबकि वो आज की कंडीशन में देखें तो वो इनमें से किसी चीज को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा डी आएगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व, उसमें दिया हुआ है ये, और उसी के हैं ये तीनों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनको कंसिडर करते हुए सही आंसर कौन सा है? व्हेनेवर द लोकसभा इज डिजोल्व, लोकसभा डिजोल्व हो गई, भंग हो गई लोकसभा, द स्पीकर डज नॉट वेकेट हिज ऑफिस एंड कंटिन्यू टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो ये कह रहा है स्टेटमेंट पहला कि स्पीकर है उसको ऑफिस खाली करने की खाली नहीं करता है स्पीकर, और जब तक नया लोकसभा स्पीकर नहीं चुन लिया जाता जब तक लोकसभा स्पीकर वो ही कंटिन्यू करता है लोकसभा भंग होने की कंडीशन में। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। अगर लोकसभा भंग भी हो जाती है तो लोकसभा स्पीकर कंटिन्यू कर सकता है जब तक कोई नया लोकसभा स्पीकर नहीं चुन लिया जाए। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इज सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्चुअली ये कॉन्करेंट का नहीं है, जो समवर्ती सूची है उसका नहीं है, ये यूनियन लिस्ट का है, जो संघ सूची है उसका है, तो ये गलत है। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है? एडवाइजरी में आता है, ये एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। एडवाइजरी जो कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं, इस तरीके का है। तो ये कह रहा है कि आर्टिकल 123 जो भारतीय संविधान का है ये ऑथराइज करता है द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 123 है, ये राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस जारी करता है उसका है, जो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति उससे संबंधित है, ये इससे ओपिनियन से संबंधित नहीं है, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट पूछा था, केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है, जो लोकसभा स्पीकर कंटिन्यू कर सकते हैं अगर लोकसभा भंग भी हो गई तो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कंप्लीट अच्छे से करवाया है। आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे वीडियोज अवेलेबल है, आप जरूर देख लीजिएगा और वीडियोज को लाइक जरूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछा है गंगा की, रामगंगा, गोमती, यमुना, गंडक, सोन। देखिए इसमें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का देखें, रामगंगा ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा गोमती भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यमुना लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, गंडक रिवर ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सोन रिवर है ये भी, ये दोनों राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सी इसका सही आंसर है। ये तो अभी रिसेंटली डिटेल में करवाए हैं, आप देख लीजिएगा चैनल पे। हुंडरू वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये वाटरफॉल कौन सी रिवर पे है? हुंडरू वाटरफॉल है, ये झारखंड में है। कहां पे है? झारखंड में है ये, और झारखंड में सुवर्ण रेखा रिवर पे है, सुवर्ण रेखा नदी पे है झारखंड में। कावेरी की बात करें तो कावेरी पे भी एक फेमस वाटरफॉल है, शिव समुद्रम वाटरफॉल। ये पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम में, शिव समुद्रम वाटरफॉल ये कावेरी पे है, कर्नाटका में।
नर्मदा रिवर पे भी है ये फेमस, एक तो धुआंधार वाटरफॉल या फिर एक कपिल धारा। कपिल धारा ये नर्मदा रिवर पे है मध्य प्रदेश में। Disintegration of metamorphic and sedimentary rocks is the forming agents of which type of soil? ये जो डिसइंटीग्रेशन होता है किसका, मेटामॉर्फिक और जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये फॉर्मिंग एजेंट है किस सॉइल के। तो जो डिसइंटीग्रेशन होता है मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक का, इज ए फॉर्मिंग एजेंट ऑफ विच टाइप ऑफ सॉइल। ये क्वेश्चन में पूछा है, तो इसकी वजह से बनता है रेड सॉइल। India's population growth during the 20th century can be classified into distinct phases. Which of the following phase is known as rapid high growth? क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो जनगणना है, जनसंख्या 20वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 20 सेंचुरी की, इसको कई फेज में डिस्टिंक्ट अलग अलग फेज में क्लासिफाइड किया हुआ है। तो इसमें रैपिड हाई ग्रोथ के नाम से कौन से फेज को जाना जाता है, रैपिड हाई ग्रोथ के नाम से। देखिए 1901 से और 1921 तक का फेज है, ये स्टैग्नेंट पॉपुलेशन का फेज कहा जाता है। स्टैग्नेंट पॉपुलेशन फेज माना जाता है इसको। 1900 इसके बाद में आता है 1921 से 1921 टू 1951, उसको कहा जाता है स्टेडी ग्रोथ। स्टेडी ग्रोथ। इसके बाद में 91 से और जो 1951 से 1981 है, इसको कहा जाता है रैपिड हाई ग्रोथ। 1981 से और 2001 का जो फेज है, इसको कहा जाता है हाई ग्रोथ। और इसमें स्लो डाउन की डेफिनेट साइन थे इसमें स्लो डाउन के। हाई ग्रोथ कहा जाता है इसको कि हाई ग्रोथ वाला रहा है ये, लेकिन विथ डेफिनेट साइन ऑफ स्लो डाउन। और जो 2001 से और 2011 वाला है, फर्स्ट टाइम द नेट पॉपुलेशन एडिशन हैज बीन रिड्यूस। जो नेट पॉपुलेशन था वो इसमें रिड्यूस हुआ था पहली बार। हमसे पूछा है रैपिड हाई ग्रोथ का, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। भोटिया, बुक्सा एंड थारू इज द मेन ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये जो ट्राइब्स दे रखी है, ये कौन से राज्य की मेन ट्राइब है। भोटिया, बुक्सा एंड थारू ये उत्तराखंड राज्य की मेन ट्राइब है। उत्तराखंड में इनके अलावा एक जौनसरी है, राजी है, ये भी उत्तराखंड की ही ट्राइब्स हैं फेमस। इसके अलावा देखिए और कई ट्राइब्स का पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ट्राइब का क्वेश्चन तो 100% आता है, जो पिछला रिकॉर्ड देखेंगे सिलेबस में भी है। देखिए गोंड ट्राइब का पूछ लिया जाता है, तो गोंड ट्राइब के लिए फेमस है मध्य प्रदेश, झारखंड और आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश, झारखंड और आंध्र प्रदेश ये गोंड ट्राइब से संबंधित स्टेट हैं। एक मोफला का पूछ लिया जाता है कई बार। मोफला, जो मोफलाज हैं ये एक्चुअली एक मालाबार डिस्ट्रिक्ट है केरला में। कौन सा है, मालाबार डिस्ट्रिक्ट है केरला में, और ये मुस्लिम्स हैं मालाबार डिस्ट्रिक्ट, मुस्लिम्स ऑफ द मालाबार डिस्ट्रिक्ट इन केरला, ये जो मोफला है। इसके अलावा एक संथाल का पूछ लिया जाता है। संथाल्स के लिए पश्चिम बंगाल है, झारखंड है और ओडिशा है। एक कोल ट्राइब का पूछा जाता है अगर, तो कोल ट्राइब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और मूरियाज का पूछ लिया जाता है अगर, तो मूरियाज हैं ये छत्तीसगढ़ में, बस्तर जिला है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो आपके साथ शेयर किया है। ये
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन इंडिया। इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा राज्य है, वूल के लिए पूछा है। देखिए पहले इसका कई सालों तक पंजाब सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है, लेकिन अब पंजाब टॉप 10 में भी नहीं है और ये पिछले कुछ सालों में ही पीछे गया है। अगर इसकी बात करें तो अभी जो लेटेस्ट डेटा है 2024 के, उसके अकॉर्डिंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये राजस्थान है, और राजस्थान के बाद सेकंड नंबर पे कर्नाटका है, तीसरे नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर है, चौथे नंबर पे तेलंगाना है, इसके बाद में पांचवें नंबर पे गुजरात है, छठे नंबर पे हिमाचल प्रदेश है, सातवें नंबर पे उत्तर प्रदेश है, आठवें पे हरियाणा है, नौवें पे महाराष्ट्र है और 10वें पे आंध्र प्रदेश है। ये टॉप 10 स्टेट्स हैं। अगर वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें हम, तो अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाता है तो जो पहली वूलन टेक्सटाइल मिल थी वो कहाँ सेटअप की गई थी। पहली वूलन टेक्सटाइल मिल है ये 1876 में ये सेटअप की गई थी कानपुर में, कानपुर उत्तर प्रदेश में ये पहली वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। ये कानपुर है, ये एक प्रिंसिपल डिपो हुआ करता था ब्रिटिश इंडियन आर्मी का। अभी और इसमें अगर वर्ल्ड लेवल का पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो पहले ऑस्ट्रेलिया टॉप पे था। ऑस्ट्रेलिया, जैसे पंजाब पहले टॉप पे था, अब राजस्थान हो गया, वैसे ऑस्ट्रेलिया इसमें टॉप पे था। इसमें वूल का जो प्रोड्यूस करना और एक्सपोर्ट करना, उसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पे था। अभी चाइना पहले नंबर पे आ गया। इसमें चाइना प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा और ऑस्ट्रेलिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया। और एक और वूल का इसमें मेरिनो वूल का पूछ लिया जाता है, जो सबसे बेहतरीन मानी जाती है वर्ल्ड में, मेरिनो। ये ऑस्ट्रेलिया की है मेरिनो वूल। नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्रॉस ईच अदर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का पूछा गया है। देखिए ये जो वूल वाला क्वेश्चन था, इसमें और भी कई जगह हैं जहां पे ये होता है। जैसे हम पंजाब का हम चर्चा कर रहे थे, तो पंजाब में धारियावाल है, अमृतसर है, लुधियाना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कानपुर और आगरा है, जयपुर राजस्थान है, ग्वालियर मध्य प्रदेश, जामनगर गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटका और श्रीनगर कश्मीर। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर हैं जहां पे ये वूल के। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये एक दूसरे को कहां क्रॉस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि नॉर्थ साउथ कहां से जाता है। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये नॉर्थ है तो श्रीनगर। अब साउथ है तो कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट की बात करें तो ईस्टर्न में हमारा आसाम है, सिलचर, सिलचर आसाम। और वेस्ट की बात करें पश्चिम की तो पोरबंदर गुजरात। तो ये आसाम से और गुजरात। अब ये क्लियर हो गया। नॉर्थ साउथ तो कनेक्ट करता है श्रीनगर से कन्याकुमारी, और ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है वो कनेक्ट करता है पोरबंदर गुजरात से और सिलचर आसाम तक। अब ये एक दूसरे को कहां क्रॉस करते हैं? ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं झांसी में। झांसी उत्तर प्रदेश में ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन। वर्ल्ड जो एनवायरमेंट डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? हर साल। इसकी शुरुआत हुई थी जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन डेवलपमेंट का, उस पे। और जब से ये 5 जून को मनाया जाता है।
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक अर्थ आवर का और रहता है, इसका तो संबंध वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का तो यूनाइटेड नेशन से है। जो लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च है ये है अर्थ आवर। अर्थ आवर है ये किसका है? WWF का। जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है ये हेल्ड करता है लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च हर साल। आपने देखा होगा 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर दी जाती है, वो है पूरे सब जगह। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। ये ध्यान रखना, चारों ही इंपॉर्टेंट है। A place where borrowing and lending transactions are carried out for one day only is known as। देखिए कई बार क्या है ना कि शॉर्ट टाइम के लिए ट्रांजैक्शन होता है, कई बार लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अब ये पूछा है बोरोइंग एंड लेंडिंग ट्रांजैक्शंस फॉर वन डे, एक दिन के लिए। तो इसमें क्या है कि जैसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, या फिर जो DFHI है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, या फिर अदर कई स्पेसिफाइड जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो इस तरीके में दे कैन टेक पार्ट इन इट। अब एक है कॉल मनी। क्या है? मनी एट कॉल, इसको कहते हैं कॉल मनी। कॉल मनी क्या है? इट इज ए प्लेस वेयर बोरोइंग एंड लेंडिंग ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट फॉर वन डे ओनली, एक दिन के लिए ही। जैसे देखा ना, एक दिन के लिए लेन देन होना, वो पूछा गया है यहां पे हमसे। इसमें एक चीज और है, अगर ये एक दिन के बजाय हमसे पूछता है 14 डेज का, 14 दिन का अगर पूछता है, तो उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा इसको? मनी एट शॉर्ट नोटिस। 14 दिन का होता है मनी एट शॉर्ट नोटिस, और एक दिन का मनी एट कॉल। एक दिन का पूछा है, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। डॉलेक्स, डॉ जोन्स एंड SGX आर द नेम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किसके नाम हैं? करेंसीज, स्टॉक एक्सचेंज, सबमरीन, क्रॉप वैरायटी, ये इनमें से किसके नाम हैं? डॉलेक्स क्या है? डॉलेक्स की बात करें तो एक है BSE सेंसेक्स और डॉलेक्स। BSE सेंसेक्स और डॉलेक्स हैं जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है जिसको, वो है ये शेयर मार्केट के इंडेक्स। डॉ जोन्स की बात करें तो ये न्यूयॉर्क का है, न्यूयॉर्क। और SGX है इसका ये सिंगापुर का इंडेक्स है, सिंगापुर का शेयर मार्केट इंडेक्स है। इसके अलावा जैसे टोक्यो का पूछ लिया जाता है कई बार, टोक्यो का, या फिर हांगकांग का। तो इस तरीके से जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? निफ्टी 50। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? निफ्टी 50। ये क्या है? सभी स्टॉक एक्सचेंज। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। अभी रिसेंटली रतन टाटा जी की मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद में नए चेयरमैन बने हैं, और ये सिलेबस में है पर्सन इन न्यूज में। कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन पर्सनैलिटीज इन न्यूज।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट के अभी नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो टाटा ट्रस्ट के अभी नए चेयरमैन बने हैं नोएल टाटा। शैक्षिक उद्देश्यों के हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा देते हैं, नहीं तो आप लोग क्या जान खा जाते हो कमेंट कर करके, मैसेज कर करके कि हिंदी में करवाइए इंग्लिश में करवाइए। शैक्षिक उद्देश्यों के अधिक्रम के संज्ञानात्मक व्यवहारों के सही क्रम की पहचान करें। शैक्षिक उद्देश्यों के जो अधिक्रम में संज्ञानात्मक व्यवहार हैं उनका सही क्रम की पहचान करनी है। शैक्षिक उद्देश्यों के अधिक्रम में जो संज्ञानात्मक व्यवहार है उसका सही क्रम क्या होता है? सही क्रम होता है ज्ञान, इसके बाद में अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण एंड संश्लेषण। तो ये सही क्रम रहता है इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 1 3 2 4 5। देखिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे रेगुलरिटी बनी रहेगी आपको और प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। अभी रिवीजन भी शुरू करवाएंगे 1 फरवरी से, तो इससे आपका अच्छा इसमें टारगेट अचीव कर सकते हैं आप। और वैसे भी जब आपकी पोस्टिंग होगी, जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, जब तक आपकी लगभग 2 से 2.5 गुना सैलरी बढ़ चुकी होगी। जो अभी जो पिछले साल लगे होंगे उनको, और आप जब लगेंगे, जब तक 8वां वेतन आयोग आने वाला है, तो 8वें वेतन आयोग में जब भी नया कोई वेतन आयोग लगता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा नए रिक्रूट होते हैं उनको होता है। जिनको साल 2 साल 3 साल 4 साल नौकरी किए होते हैं या जो लेटेस्ट नए लगे होते हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है जब भी न्यू पे कमीशन आता है। तो लगभग अभी जब आप इसमें आपका सिलेक्शन होगा तो 2 लाख से ऊपर आपकी मिनिमम सैलरी रहेगी। निम्नलिखित में से किसको गौण वायु प्रदूषक माना जाता है? गौण वायु प्रदूषक इनमें से किसको माना जाता है? देखिए वायु प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये सभी मेन जो एयर पोल्यूटेंट है, मतलब ये सीधे सोर्स से एयर में मिलते हैं। जबकि ओजोन है ये गौण वायु प्रदूषण मानी जाती है। सर्वेक्षण शोध निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? सर्वेक्षण शोध ये किस पर आधारित है? सर्वेक्षण शोध देखिए ये प्रत्यक्षवाद पे आधारित होता है सर्वेक्षण शोध। और प्रत्यक्षवाद क्या है? एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है ये कि जो सभी प्रमाणिक ज्ञान है उनको, जो भी साइंटिफिक तरीके हैं, वैज्ञानिक विधियां हैं, चाहे उसका अवलोकन हो, प्रयोग हो, तार्किक प्रमाण के माध्यम से उसको सत्यापित किया जाना हो, ये प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और अपने पूरे नाम से सही तरह से नहीं मिलाया गया? ये शॉर्ट नेम है, ये इसका फुल फॉर्म है, तो कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये सही है। बायोस PDA पर्सनल डिजिटल ऑथेंटिकेशन। तो देखिए PDA क्या होता है? PDA होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, WW वर्ल्ड वाइड वेब, ये सही है। PDA गलत है। PDA क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और ये सबसे पहले शुरू किया था पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एप्पल ने शुरू किया था 1993 में। उसने एक मैसेज पैड लॉन्च किया था एप्पल ने। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न देशों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक लॉन्च किया है? इनमें से किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स लॉन्च किया है कि उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक, किस देश का आर्टिफिशियल लेवल पे क्या तैयारी है, इसका एक इंडेक्स जारी किया है। और ये इंडेक्स किसने जारी किया है?
अभी रिसेंटली किया है ये IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। इसमें 174 कंट्रीज की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारी है उसका क्या स्तर है, उसका आकलन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक लॉन्च किया है। हाल ही में चर्चित मास्कोपिरो जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? मास्कोपिरो पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और वो डायरेक्ट हमारे टेस्ट सीरीज से आया था एज इट इज, और वो क्वेश्चन साउथ अफ्रीका की ट्राइब का पूछा गया था क्योंकि वो उस टाइम चर्चा में थी। हाल ही में चर्चित मास्कोपिरो जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? मास्कोपिरो जनजाति है, ये अभी चर्चा में है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी संपर्क रहित जनजाति है और इसमें लगभग 750 मेंबर माने जाते हैं, 750 से ज्यादा सदस्य हैं इसके। और पारंपरिक रूप से ये जो अमेजन के वर्षा वन है वहां पे अलग थलग पड़े रहते हैं। हाल ही में अभी रिसेंटली ये अतिक्रमण, भोजन और सुरक्षा की वजह से जो पेरू है वहां पे देखे गए हैं इनको। तो मास्कोपिरो याद रखना है, पेरू। डेविंसी मिशन निम्नलिखित में से किसका अन्वेषण करने के लिए एक जांच और फ्लाईबाय मिशन है? डेविंसी मिशन, ये नाम ध्यान रखना है। डेविंसी मिशन का उद्देश्य क्या है? जो बादल है, क्लाउड है, बादलों का जो शीर्ष है, बादलों के शीर्ष से लेके और जो ग्रह है उसकी सतह तक शुक्र की उत्पत्ति, विकास और उसकी प्रेजेंट में क्या स्थिति है उसका अध्ययन करना, ये मिशन है इसका। और इसमें कौन कर रहा है? ये नासा कर रहा है। ये मिशन नासा का है, डेविंसी मिशन फॉर शुक्र, और ये नासा का है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट रखिएगा। राष्ट्रीय संस्कृति कोष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय संस्कृति कोष, राष्ट्रीय संस्कृति कोष इसे संस्कृति मंत्रालय के तहत धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय संस्कृति कोष, ये क्वेश्चन पूछ रहा हमसे कौन सा सही नहीं है। सही नहीं का मतलब गलत कौन सा है, ये सही है पहला। राष्ट्रीय संस्कृति कोष का प्रबंधन संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय जो संस्कृति कोष है इसका संस्कृति मंत्री अध्यक्ष होते हैं और उनके अध्यक्षता वाली एक काउंसिल होती है, परिषद, वो इसका प्रबंधन करते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है। हमसे पूछा है गलत कौन सा है, तो गलत इनमें से कोई सा भी नहीं है। कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वेबसाइट विजिट कर लीजिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। एग्जाम में टाइम कम है, दिन रात पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।